नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी चुनाव को लेकर ज़बरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। अब से लगभग 24 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। हालाँकि कहा जा रहा है कि आधे से ज़्यादा मतदान तो हो चुका है, मगर अभी भी कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या होने जा रहा है। क्या कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल कर पाएँगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम टिकटों की बदौलत व्हाइट हाउस में एक बार फिर से दाखिल हो जाएँगे? इस चुनाव को अमेरिका के इतिहास का सबसे अहम चुनाव माना जा रहा है। इस चुनाव में तय होगा कि अमेरिका में लोकतंत्र बचेगा या नहीं, या भावी लोकतंत्र किस तरह का होगा। ये भी तय होना है कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका की भूमिका किस तरह की होगी। जैसा भी कि साफ है, दोनों के बीच मुकाबला बहुत ही कड़ा है। स्विंग स्टेट्स में भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है और कोई नहीं कह पा रहा कि क्या होगा। ओपिनियन पोल्स भी बटे हुए हैं। ऐसी सूरत में एग्जिट पोल भी शायद ही सटीक भविष्यवाणी कर पाएँ। 2016 के चुनाव में वे गलत भी साबित हुए थे। हमारे साथ जाने-माने चुनाव विश्लेषक और सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख हैं, जो कि इस समय वाशिंगटन डीसी में हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए उन्हीं से समझते हैं कि आखिरकार वाशिंगटन में, अमेरिका में इस चुनाव को लेकर किस तरह की गहमा-गहमी है, किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यशवंत जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। मजेदार क्या हो रहा लग है। रहा है? ये वर्ष जो है 2024 दरअसल चुनावों का वर्ष माना गया है मुकेश जी, और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में लगभग 62 मुल्कों में इस बार चुनाव जो है अच्छे स्थापित मुल्कों में है। और अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, मतलब तमाम डेमोक्रेसीज आप देखिए तो इस बार हो रही है। और मुझे लगता है कि जितना ज्यादा सस्पेंस अमेरिका की राजनीति में इस समय है, उतना किसी में भी नहीं रहा। देखिए, वो इंडिया में 400 पार का नारा लगा, 400 पार नहीं 240 पर अटका, लेकिन सरकार उनकी बन गई। तो मतलब एक वो है कि जिसकी सरकार बननी थी बन गई। 400 पार होना भी था तो पता लगा इंग्लैंड में जाके हुआ, लेकिन वो भी अनएक्सपेक्टेड लाइन पे था। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, यहाँ पे किस करवट बैठ जाएगा ऊंट, अब ये चीज जो है हर क्षण के साथ में और कठिन होती जा रही है। हम लोग ने 4 साल पहले भी और 8 साल पहले भी पूरी सीरीज की थी अमेरिका के चुनाव पे, तो हमारे दर्शक बहुत सारे निटी ग्रिटीज यहाँ पे जानते ही हैं, तो हम उसी बात को कंटिन्यूएशन में हम लेंगे। आपने अभी बोला कि लगभग आधे वोट पड़ गए हैं, करीब करीब मोटे तौर पे आप मान के चलिए कि 25 करोड़ मतदाता हैं यहाँ पर, उसमें 15 करोड़ के आसपास वोट पड़ते हैं अप्रोक्सीमेटली, और उसमें से 7.5 करोड़ के आसपास वोट ऑलरेडी पड़ चुके हैं अर्ली वोटिंग में। अर्ली वोटिंग का मतलब ये है यहाँ पे 36 राज्य ऐसे हैं 50 में से जहां पर 1 महीने पहले से आपको सुविधा है, आप कभी भी जाकर के वोट डाल सकते हैं। तो एक्चुअली में वोटिंग का इतना बड़ा विंडो है कि उसमें अभी तक एक ट्रैक रहा है मुकेश जी कि डेमोक्रेट्स के वोट अर्ली वोटिंग में ज्यादा पड़े हैं और रिपब्लिकन्स वोटिंग डे के दिन ज्यादा वोट डालते रहे। मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए भी बन रहा है क्योंकि रिपब्लिकन्स ने बड़ी ताकत लगाई है अर्ली वोटिंग में भी। इसलिए जो मतदाता सूची बनती है यहाँ पर, उसमें दरअसल आपके पास में ये सुविधा है कि आप अपने को डेमोक्रेट या रिपब्लिकन की तरह रजिस्टर्ड करें। तो आपके नाम से कितने डेमोक्रेट्स को अर्ली वोटिंग के लिए दिए गए मतपत्र और कितने रिपब्लिकन्स को दिए गए और उनमें से कितने लोगों ने आके डाल दिया, ये अब जानकारी एक तरह से एग्जिट पोल तो नहीं कहें, लेकिन संस्थागत रूप से ये जानकारी है। हालांकि जो रजिस्टर्ड करे डेमोक्रेट, उनमें से कुछ रिपब्लिकन भी डाल सकते हैं, रिपब्लिकन रजिस्टर करके, लेकिन होता नहीं है। सामान्यतः पार्टीजान पॉलिटिक्स में जो कट्टर रिपब्लिकन है वही रिपब्लिकन की तरह रजिस्टर करते हैं, जो कट्टर डेमोक्रेट हैं वो डेमोक्रेट की तरह रजिस्टर करते हैं। और जो लोग नहीं करना चाहते होंगे वो उनको इंडिपेंडेंट या अनएसोसिएटेड कहा जाता है, लेकिन उन लोगों के संख्या कम है, उतनी ज्यादा संख्या नहीं है। यहाँ पे सामान्यतः लगभग आप मान के चलें कि 80 से 90% लोग वो अपना पार्टीजान तरीके से रजिस्ट्रेशन करा ही लेते हैं। और इस बार जो आंकड़े हैं अभी तक मैं देख रहा था, जैसे आज सुबह तक अर्ली वोटिंग के आंकड़े देख रहा था, कई सारे स्विंग राज्यों में इस बार पिछले 4 साल या 8 साल पहले के मुकाबले डेमोक्रेट टर्नआउट कम हुआ है अर्ली वोटिंग में और रिपब्लिकन टर्नआउट अर्ली वोटिंग में बढ़ा है। अब इसका अर्थ ये नहीं है
कि उतने ज्यादा वोट पड़ गए हैं रिपब्लिकन्स को। उसका अर्थ ये भी है कि वोट डालने वाले दिन हो सकता है रिपब्लिकन्स के कम पड़े, डेमोक्रेट्स के ज्यादा पड़े, बशर्ते वोट डालने वाले दिन यानी कल 5 तारीख को डेमोक्रेट्स का टर्नआउट अच्छा खासा हो जाए पोलिंग बूथ के ऊपर। अभी तक फिलहाल ये समझ में आया है कि रिपब्लिकन्स ने बड़ी तादाद में अर्ली वोटिंग वोट इस बार पड़वाए हैं और खास तौर पर बुजुर्गों के वोट पड़े हैं जो कि पोलिंग वाले दिन बूथ तक नहीं जा पाते। हाँ, मतलब रिपब्लिकन पार्टी ने अपने पन्ना प्रमुखों का इस्तेमाल अच्छे से किया इस बार अच्छे से यहाँ पे किया है। अब लेकिन जो पोलिंग वाले एजेंट वाले दिन जो जिसे कहते हैं टर्नआउट कराना, वो टर्नआउट कराने वाले में कहीं वो फेल ना हो जाए या उस दिन डेमोक्रेट ज्यादा ताकत लगाएं, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। लेकिन ये बताइए कि सस्पेंस क्यों है, किस वजह से, कौन सा मतदाता का वर्ग है जो अनडिसाइडेड है या इधर से उधर जा सकता है, या जो हम बात अगर स्विंग स्टेट्स की करें, जो 7 स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें क्यों इतना उलझा हुआ है मामला? देखिए, बल्कि एक का तो पलट भी गया है, योवा का बता रहे हैं कि वहां पलट भी रहा। वहां पे 3% का जो एक पोल लास्ट आया है सेल्जर का, जिसमें कहा गया कि वहां पर कमला हैरिस को 3% की लीड है उनके पोल में। हालांकि उनका मार्जिन ऑफ एरर भी 3 से 5% का है, तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर ही है। जितने भी स्विंग स्टेट्स हैं मुकेश जी, पहली बात तो वहां पे अंतर मुश्किल से 1% ऊपर या 1% नीचे है। इसलिए किसी भी स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग किसी भी सर्वे के लिए ये घोषणा करना वहां पे असंभव है कि इनमें आगे कौन है। ये इसलिए उन 7 राज्यों में जिस दिन कल जब पोलिंग के बाद में तुरंत काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो निगाह सबकी उन्हीं पे बनी रहेगी कि आखिर किस तरीके का उलटफेर हो रहा है या कुछ पलट रहा है। आपने अभी मुझसे सवाल पूछा कि ये इन 7 जगहों पे खासतौर पे क्यों है, तो उसका कारण ये है कि 50 में से 43 राज्य मुकेश जी या तो ब्लू या रेड लगभग स्थापित हैं। ये 7 हैं जहां पे कांटे की टक्कर है। दूसरी चीज, डेमोग्राफिक्स में 2 बड़ी चीजें यहां पर इन चुनाव में मुझे दिखी अपने आंकड़ों में। पहली बात तो महिलाओं का वोट डिसाइसिवली हुआ है कमला हैरिस के लिए, और उसका मुख्य कारण अबॉर्शन या गर्भपात का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में वहां पलटा गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है वो इस बदले हुए उसका। लेकिन एक जो महिलाओं का फायदा हुआ डेमोक्रेट को, उसका दूसरी तरफ जो है एक 2 वोट चंक ऐसे हैं जो विचित्र तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में पहले के मुकाबले ज्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। पहला है लैटिनो वोटर, यानी दक्षिणी अमेरिकी मूल के जो मतदाता हैं, उनमें एक बहुत सिग्निफिकेंटली बड़ा चंक वो अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर जा रहा है। और इसको आप इस तरह से समझें कि सामान्यतः लैटिनो वोटर्स को एक इकाई की तरह लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन वो एक इकाई है नहीं। अगर आप ईस्टर्न कोस्ट को देखें, जो फ्लोरिडा और नीचे की तरफ जो लैटिनो वोटर हैं जो क्यूबा की साइड से ज्यादा आए हैं, तो चूंकि वो एक कम्युनिस्ट रेजिम से भाग के आए थे, उनका ओरिएंटेशन कैपिटलिस्ट है, वो एंटी लेफ्ट ओरिएंटेशन का है। लेकिन जो मैक्सिको और बाकी जगहों से दूसरे वेस्टर्न कोस्ट की साइड से आए हैं, उनका ओरिएंटेशन प्रो डेमोक्रेट है। तो पहला तो एक ये अंतर हुआ। दूसरा, जो स्थापित पहली दूसरी जनरेशन के वोटर यहां पे आके बन गए हैं, वो दरअसल स्वयं अब नहीं चाहते कि और लोग माइग्रेट होके आए, क्योंकि उनकी नौकरियां जा रही हैं। ये बात भारतीयों पे भी लागू होती है। जो भारतीय पहली दूसरी जनरेशन के यहाँ पे स्थापित हो गए, दरअसल वो अब बहुत ज्यादा प्रो माइग्रेशन नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि और भारतीय दरअसल यहाँ पे आए, क्योंकि उनकी नौकरियों पे भी संकट आता है। तो ये बड़ा एक विचित्र माइग्रेशन का मुद्दा दरअसल नौकरी और रोजगार और कमाने के भविष्य के ऊपर इससे जुड़ा हुआ है। इसका किसी धर्म, जाति या उस तरीके से कोई वो वैसा मुद्दा नहीं है जिसको बना दिया गया है दरअसल वैसा। तो एक हिस्सा तो ये लैटिनो वोटर के ऊपर एक चंक गया है। दूसरा, उससे भी ज्यादा विचित्र तरीके से जो आंकड़े अब सभी सर्वेस के इस बात को कह रहे हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि अश्वेत मतदाताओं में जो पुरुष मतदाता है, उनका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप को जाता हुआ दिख रहा है। और उसके कारण तमाम बताए जा रहे हैं। उसमें एक तो हाँ, मतलब महंगाई, बेरोजगारी, ये वाला एक मुद्दा है, इकोनॉमी बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, एक परंपरागत तरीके से ये भी बोला जा रहा है कि महिला को राष्ट्रपति के रूप में देखने में
एक वैल्यू सिस्टम के हिसाब से वो बहुत ज्यादा उसको आग्रह पूर्वक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज जो कही जा रही है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, माइग्रेशन वाले पैटर्न्स पे, कि जो लोग आ रहे हैं उनके आने से नीचे के लेवल की नौकरियों में बहुत सारे जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं उनमें मैक्सिकन और बाकी मूल के लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो यहाँ पर बड़ी तादाद में श्वेत युवकों को उस लेवल के कामकाज बड़ी तादाद में मिलते थे, उस पर असर पड़ रहा है। कारण कई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये, क्योंकि अश्वेत मतदाता रिपब्लिकन्स को जनरली वोट नहीं देते और डोनाल्ड ट्रंप को तो और भी ज्यादा कम ही मानते थे। तो एक तरफ तो डेमोक्रेट्स ने महिलाओं के मुद्दे पे मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कोर किया है, लेकिन ये दो सिग्निफिकेंट हिस्से, महत्वपूर्ण हिस्से उनके वोट से निकल के छिटके भी हैं, जिसके कारण वो परेशानी में पड़ रहे हैं। तीसरा एक जो विचित्र तरीके से डेमोक्रेट्स के खिलाफ मामला फंस गया है वो है मुस्लिम मतदाताओं का। लगभग 70 लाख मतदाता, 70 से 80 लाख मतदाता बोले जा रहे हैं, और वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप है, वो एंटी रिपब्लिकन है। लेकिन चूंकि कमला हैरिस और जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के मुद्दे पे इजराइल के खिलाफ खुल के मोर्चा नहीं लिया, इस नाते वो अच्छे खासे नाराज बैठे। अब नाराज बैठने का मतलब यह है कि अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम घर बैठेंगे, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। लेकिन कन्वेंशनल विजडम ये कहता है, जितना मैं समझता हूं मुकेश जी, कि वो कितने भी नाराज हों, अंत में डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए वो वोट डालने जाएंगे ही जाएंगे। जी, ये बताइए कि ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, इनमें क्या स्थिति है? मतलब 1-1% का खेल हो रहा है, लेकिन इनमें से कुछ राज्य होंगे जिसमें डेमोक्रेट्स अपने लिए उम्मीद देख रहे होंगे, कुछ में रिपब्लिकन। वो किस तरह से बंटवारा है, देखिए या जो सर्वे आए हैं उनके हिसाब से? जी, इस साथ में मुख्य तौर पे अगर आप देखें तो एक 3 जगहों पे डोनाल्ड ट्रंप को लीड है और 4 जगहों पे कमला हैरिस को लीड है, और लीड एक ही 1% की है। मसलन जैसे नॉर्थ कैरोलिना में आप देखें तो हैरिस 48 और ट्रंप 47 पे चल रहे हैं। दूसरी तरफ जॉर्जिया में देखें तो मामला उल्टा है, ट्रंप 48 में है और कमला हैरिस 47 में है। पेंसिल्वेनिया में तो 48% पे मामला अटका हुआ है बुरी तरह से। मिशिगन में आप कह सकते हैं कि थोड़ी बेहतर लीड है कमला हैरिस को, वहां पर 47-46 के आसपास कमला हैरिस हैं और 43-44, यानी लीड वो 1% की नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि 2%, 3% तक की लीड मिशिगन में है। विस्कॉन्सिन में मामला बहुत अच्छा था कमला हैरिस के लिए, लेकिन हाल फिलहाल की जो पोल आए हैं उसमें मामला वो 4-5% की लीड से घट के 2-3% पे आता हुआ दिखा है। नेवाडा में ट्रंप साहब 1% पे आगे लीड कर रहे हैं। एरिजोना में जो है वो हैरिस 1% लीड पे हैं। तो आप अगर हर तरीके से देखें तो 7 में से 4 जगहों पे कमला हैरिस को लीड है और 3 जगहों पे डोनाल्ड ट्रंप को लीड है, लेकिन अंतर वो लार्जली 1% से कम उसी तरीके के हार्डली निकले हुए हैं। विस्कॉन्सिन में थोड़ा सा, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में थोड़ी ज्यादा लीड है, मैं कहूंगा 3% के आसपास की लीड आप मान सकते हैं जो पोल अभी दिखा रहे हैं। लेकिन पोल का दिखाना और एक्चुअल वोट पड़ना ये दोनों अलग अलग चीजें। खासतौर पे विस्कॉन्सिन के केस में ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि वो राज्य एक ऐसा है जहां पे राज्य के लेवल पे लोग अलग किस्म का वोट डालते हैं और केंद्र के लेवल पे अलग किस्म का वोट डालते हैं। तो वहां पर गवर्नर अक्सर रिपब्लिकन बन जाता है, लेकिन राज्य की सत्ता डेमोक्रेट्स के हाथ में आ जाती है। तो एक वो उलटबासी है, वो जब तक फाइनल वोट पड़ न जाए और फाइनल काउंट ना हो जाए तब तक मिशिगन और विस्कॉन्सिन के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअल में लीड किसकी ज्यादा आएगी। तो ये पोलस्टर्स के लिए तो बड़ा भयावह स्थिति है। मेरे ख्याल से भयावह है और इसे स्वीकार कर लेना बेहतर है। मुकेश जी, आपको याद है कि 2016 में जब हम सी वोटर और यूपीआई ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकता है, तो 2 ही पोल यहां पर सही माने गए। इसमें मेरा मानना यह कि हमने कोई अजूबा काम नहीं किया था, हमने केवल यह बोला था कि ये 7 राज्यों में मामला क्लोज है, जबकि वो 7 राज्यों में बाकी लोगों ने उसको हिलरी क्लिंटन के लिए मान लिया था जोड़ के। हमने कहा कि यार ये 1% से कम का मार्जिन आ रहा है, इसको माना नहीं जा सकता। तो केवल उस कारण से हम सही हो गए और बाकी के गलत हुए थे। मुझे लगता है 2016 की गलती के बाद से ये सभी लोगों ने यहां पर एक तरह से सीखा उससे कि जो क्लोज है उसको क्लोज ही बोला जाए,
उसको डिसाइसिवली ये नहीं कहा जाए कि किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि जो जो आंकड़ों में अगर स्टैटिस्टिकल मार्जिन ऑफ एरर के अंदर 3% के अंदर हम कहते हैं एरर है, पॉसिबिलिटी है, और 1% का मार्जिन आ रहा है, तो उसको वैसे डिसाइसिव बोलने का कोई अर्थ नहीं है उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये कठिन है, और अच्छी बात क्या है कि सब लोगों ने ये बोल दिया है कि कठिन है, इसलिए कोई भी अपनी गर्दन गलत तरीके से निकालना नहीं चाहता। तो आप ये कह रहे हैं कि कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने के चांसेस इस पे निर्भर करते हैं कि महिलाओं के वोट, रिपब्लिकन पार्टी की भी महिलाओं के वोट कितने कमला हैरिस को मिलते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के तो मिले ही, रिपब्लिकन के कितने वोट आ सकते हैं, और ट्रंप का इस पर डिपेंड करता है कि अश्वेत के कितने वोट आते हैं और लेटिनो के कितने वोट वहां पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से दो मुद्दे काम करेंगे यहाँ मुख्य रूप से। अगर तो कमला हैरिस जीतती हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि महिलाओं का मुद्दा, गर्भपात का मुद्दा, और अक्रॉस द बोर्ड महिलाओं के समर्थन के कारण ही वो मुख्य रूप से जीतेंगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, तो इसका मतलब ये है कि गर्भपात का मुद्दा जितना महत्वपूर्ण था, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इकोनॉमी का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। महंगाई यहाँ पे बड़ा विचित्र है। पिछले करीबन 3 साल से ट्रैकर में मुकेश जी महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई बार तो आंकड़े देखते समय मुझे लगता था कि मैं भारत के आंकड़े देख रहा हूँ कि अमेरिका के आंकड़े देख रहा हूँ, क्योंकि भारत में भी हम लोग बेरोजगारी और महंगाई का रोना हर समय लेकर के ही हमारे आंकड़ों में रहता है। तो महंगाई यहाँ बड़ा मुद्दा है। बड़ी तादाद में यहाँ के लोगों ने बोला है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो भले ही ये अमीर मुल्क हो, लेकिन अमीरी इतनी है नहीं जितनी लोग सोचते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो दो ही मुद्दे ये दिखेंगे। कमला हैरिस अगर जीतेंगी तो महिला के मुद्दे पे जीतेंगी, गर्भपात के मुद्दे पे जीतेंगी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो वो इकोनॉमी के मुद्दे पे जीतेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पे जीतेंगे। कैंपेन के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं? जो कैंपेन दोनों पक्ष चला रहे हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत गंदी कैंपेन भी, ट्रंप ने बहुत उस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? कैंपेन में कौन पावरफुल लग रहा है, कौन फेयर लग रहा है? देखिए, कैंपेन में डेमोक्रेट्स के पास में स्टार कास्ट है। आप ये कहें तो टीम के हिसाब से अगर आप कैंपेन बोलेंगे तो बराक ओबामा, मिशेल ओबामा से लेकर के जितने भी उनके पास में अच्छे बोलने वाले लोग हैं, वो आपको लगेगा कि एक टीम खेल रही है। रिपब्लिकन्स में केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनको लोग देखने के लिए आते हैं, जिनकी बात सुनते हैं और चले जाते हैं। तो निस्संदेह अगर आप सुनना चाहते हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर अलग अलग तरीके से, तो आपको डेमोक्रेट्स का कैंपेन बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बड़े एक्सपर्ट, ज्यादा अच्छे बोलने वाले लोग उनके कैंपेन में बोलने, वो 100 सुनार की तरह से वो आपको सुनने में आएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक लुहार की तरह से आके धम्म से मारते हैं, अपने वोट बैंक को सामने रखते हैं। उनको पता है कि उनके वोट बैंक को किस तरीके की बातें सुननी पसंद है, वो उसी तरीके की बात बोलते हैं और उसी तरीके का कैंपेन करते हैं। एक चीज जो पिछले 8 साल में धीमे धीमे मुकेश जी मैंने रियलाइज की, अमेरिका रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में हमेशा से बटा रहा है। यहां पे करीब करीब 40 राज्य ऐसे रहे हैं जो मोर और लेस किसी भी चुनाव में वो एक तरफा ही वोट डालते रहे, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस तरीके की कड़वाहट और वैमनस्यता अब मैं देख रहा हूं इस समय अमेरिका में, इतनी कड़वाहट, इतनी वैमनस्यता मैंने पहले नहीं महसूस की थी। लोगों का ये, हम लोग चूंकि भारत में भी अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि व्हाट्सएप और इन सब के ऊपर लोगों में घर में कलेश हो रहा है, लोग वो, लेकिन ये अलग लेवल का है। ये अलग लेवल का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग बातचीत ना हो एक दूसरे के लिए, एक घटवाइजेशन सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब लोग घर लेते हैं तो घर लेते समय ये चीज चेक करते हैं कि ये रिपब्लिकन इलाका है कि डेमोक्रेट इलाका है, और वो लोग वहां पे नई जगह लेना नहीं चाहते। उससे क्या हो रहा है कि और भी ज्यादा घेटोइजेशन जैसे बढ़ रहा है। लोग अपनी अपने विचारधारा के लोगों के बीच में ही रहना चाह रहे हैं। तो ये इस मुल्क के लिए जो बंटवारा है ना, मुझे लगता है कि ये शायद इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी मैं ये नहीं कहूंगा किसी भी के लिए अच्छा हो, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी समाज के लिए नहीं है, लेकिन ये काट बड़ी गहरी खिंचती हुई दिख रही है। और ये अब इस सीमा तक पहुंच गई है
कि लोग एक दूसरे को पुलिस केसेस में इम्प्लीकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। अभी पिछले 48-72 घंटे में मुकेश जी आपको बड़ा विचित्र लगेगा, एक गिलहरी यहाँ पे चुनावी मुद्दा बन चुका है। एक कोई सज्जन थे, उन्होंने गिलहरी के किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उनको इंटरनेट पे वो दिखाते थे, बहुत प्यारी गिलहरी थी और इंटरनेट पे लाखों उनके फॉलोअर थे। अब जो पशु प्रेमी है वो समझ सकते हैं कि घर में हम कोई पशु रखते हैं तो हम बच्चे के समान रखते हैं, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उन सज्जन की मतलब कोई न्यूयॉर्क स्टेट में कोई लॉ है जिसमें रेबीज की संभावना वाले पशुओं को आप घर में नहीं रख सकते, और चूंकि गिलहरी में भी रेबीज का एक माना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे नाराज कोई और सज्जन थे जिन्होंने अथॉरिटीज को ये जाकर के शिकायत की कि इनके घर में रेबीज का प्राणी रखा गया है, और अथॉरिटीज ने उनके घर में घुस करके वो कब्जा किया और उस प्राणी को मार दिया, यूथेनाइज किया, उनकी गिलहरी को मार दिया। अब जिस समाज में आपकी कड़वाहट इतनी हो जाए कि आप एक दूसरे के पालतू पशुओं को भी मरवाने की सीमा तक आप शिकायतें करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि दिल और दिमाग का दायरा कितना छोटा। और शायद इसीलिए चिंता कर रहे हैं कि अगर ट्रंप आए तो ये दरार और गहरी होगी और बड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देखिए कहीं ना कहीं इस दरार को बढ़ाने में ट्रंप साहब की जो भूमिका है उससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। दुर्भाग्य यह है कि दूसरी साइड का पक्ष भी उस दरार को पाटने के बजाय इस समय वोट बैंक की राजनीति में वो अपने तरीके से अपने ही चीज को पालने पोसने में ज्यादा लगा हुआ है। तो ओबामा का बहुत बड़ा जो योगदान या कहें या जो 2008 का कैंपेन था वो उम्मीद और आशा पे केंद्रित कैंपेन था। 2008 का कैंपेन जब जॉन मैकेन ने सुनने से मना कर दिया ओबामा के विरुद्ध कोई बात, अपने ही उनको बोला कि देखिए राजनीतिक हमारे अलग विचार होंगे, लेकिन ओबामा एक अच्छे पारिवारिक व्यक्ति हैं जिनके पत्नी और बच्चे हैं, तो एक हाई लेवल ऑफ डिस्कोर्स था जिसमें उम्मीद के ऊपर लोगों ने वोट दिया था। जॉन मैकेन के जो समर्थक थे वो अपनी विचारधारा से उन्होंने रिपब्लिकन ने वोट दिया, लेकिन उम्मीद के साथ में दिया था। उस उम्मीद से, उस हाई से 2016 और 2024 के लो तक मुझे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है पूरे इस विमर्श को और सारी चीजों को, जिसमें लोग रेस लगा रहे हैं और रेस जो है वो घटियापन और नीचे उतरने की है। ओबामा ने बहुत बड़ी बात बोली थी पिछले 4 साल पहले, मुझे याद है, व्हेन दे गो लो वी गो हाई, लेकिन दुर्भाग्य से उनके समर्थक या उनके नेता उस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो लंबी लाइन नहीं खींच रहे हैं, वो भी उतनी ही निचली लाइन खींच रहे हैं जितने की डोनाल्ड ट्रंप खींच रहे हैं। इसलिए ये रेस रसातल में जाने की रेस दिखाई दे रही है, ऊंची उठने की रेस नहीं दिख रही। कई बार तो मुझे भारत से बहुत सारी सिमिलरिटीज भी दिखने लगती है। दोनों समाज उसी तरह से विभाजित हो रहे हैं, उसी तरह की राजनीति दोनों समाजों को बांट रही। अंत में बस एक छोटा सा सवाल, कमला हैरिस ने बिल्कुल अंत समय में अपनी लड़ाई शुरू की थी, अंत समय में उनको कैंडिडेट बनाया गया। किस तरह से लड़ाई लड़ी है उन्होंने? हालांकि ये बात का सवाल है, चुनाव नतीजे आने के बाद का, लेकिन फिर भी मैं आज पूछ रहा हूँ, इन 2 महीने के अंतर में वो किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर पाए इस चुनाव? मुझे लगता है उनको समय कम मिला, ये अन्याय हुआ उनके साथ में, क्योंकि एक बात यहाँ पर पिछले 6 महीने से सभी सर्किल्स में थी कि जो बाइडेन की तबीयत ठीक नहीं है और उनको नहीं, इनफैक्ट जब वो लड़ने की शुरुआत हुई थी उस समय पे भी लगातार बात हो रही थी कि कैसे इनको बैठाया जाए। तो जो बाइडेन बैठे नहीं, उनको पहले बैठ जाना चाहिए था। अगर वो पहले बैठ गए होते तो बाकी लोगों को ज्यादा बेहतर मौका मिलता अपनी उम्मीदवारी दिखाने का, या कमला हैरिस को ही 6 महीने पहले प्रॉपर मौका मिल गया होता तो वो ज्यादा बेहतर और कैंपेन कर पाती। लेकिन बचे हुए समय में भी जितना वो कर सकती थी, मुझे लगता है उन्होंने अच्छा कैंपेन किया है, महिलाओं के मुद्दे पे बड़ा कैंपेन किया है। और एक जगह पे जहां पे वो नहीं संभाल पाई ये चीजों को, वो ये कि जो बाइडेन के विरुद्ध जो कैंपेन थे या जो बाइडेन के विरुद्ध जो बातें जा रही थी, वो उनका दुर्भाग्य कि उन्हें वो डिफेंड करना पड़ रहा है। वो उसके जैसे आप इजराइल के ही मसले पे अगर आप पूछें, उनसे जब पूछा गया कि आप क्या अलग करना चाहेंगी, तो उन्होंने कह दिया
कि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आती जो मैं कुछ अलग करूंगी जो बाइडेन से, और वो उनके खिलाफ कैंपेन बन गया, नथिंग कम्स टू माई माइंड। अब ये नहीं होना चाहिए था। मेरे लगता है कि उनको शायद ये कहना चाहिए था कि देखिए जितनी कड़ाई से हमको इजराइल को डांटना चाहिए था हमें वो नहीं कर पाए, और मैं अगर राष्ट्रपति बनूंगी तो मैं आपको वादा करती हूं कि मैं इजराइल को और ज्यादा गंभीरता से और कड़ाई से टैकल करूंगी। ये बात, ये लाइन नहीं ले पाना ही जो है वो यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं के लिए नुकसानदायक हुआ। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि वो वोट डाल देंगे और कमला हैरिस को ही डालेंगे, लेकिन जहां पे मामला 7 राज्यों में 1-1% का हो मुकेश जी, वहां पर वो 1% वोट घर भी बैठ जाए तो आपके लिए भारी पड़ता है। तो इन चीजों में मुझे लगता है कि शायद कमला हैरिस को समय ही नहीं मिला, और उतने कम समय में वो जो बाइडेन को डिफेंड करती रह गई। तो अगर वो हारती हैं तो उसका कारण ये नहीं होगा कि वो गलत उम्मीदवार या खराब उम्मीदवार थी, उसका कारण ये होगा कि उनको समय नहीं मिला और वो गलत चीजों को डिफेंड करने में लगी। मेरा अपना मानना है। और अगर वो जीतती हैं तो श्रेय उनको पूरा होगा कि इतने कम समय में भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे कैंपेनर के सामने वो अपनी बात को रख करके निकाल के ले जा पाई महिला मतदाताओं के साथ में। ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए अगर ये मुकाबला वो जीतती है तो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, और हम लोग इंतजार करेंगे एग्जिट पोल का। उस दिन आपसे बात करेंगे और फिर जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तब तो बात करेंगे। काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा विचित्र तो ये है कि एग्जिट पोल से पहले बड़ा जो काउंटिंग आ जाएगी, जो नंबर्स कोलेट हो रहे हैं अर्ली वोटिंग के, फिर एग्जिट पोल के नंबर उसमें ऐड होंगे, और फिर काउंटिंग यहाँ पे वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। तो आप मान के चलिए कि 6 तारीख को सुबह सुबह आपके सुबह पे और यहाँ पे रात पे जो है वो यहाँ पे हमको अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। और अगर तो स्विंग स्टेट्स में 3-4 राज्य क्लियरली एक तरफ जाते हुए दिखे तब तो ये कॉल कर दी जाएगी रेस। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि छीछा लेदर होगी। छीछा लेदर में तमाम सबसे पहले तो अगर ट्रंप साहब गलती से भी उसमें पीछे चले गए, थोड़े मार्जिन से, ज्यादा मार्जिन से पीछे गए तब तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़े मार्जिन से पीछे गए तो वो उसको कंटेस्ट करेंगे, लीगल केसेस होंगे, तमाम उसमें होगा। और उससे ज्यादा प्रॉब्लम 2020 की तरह से कि हिंसा, जिससे सब लोग मैं बिल्कुल कैपिटल हिल के पास हुई हूँ। मैंने तो जहां पे रुकने का भी इस बार हम लोग ने किया टीम ने कि भाई सारी व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल, सब चीजें पास में हो तो हमें जाके, लेकिन हमारे सारे मित्र हमको इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि अगर अर्ली वोटिंग में और अर्ली डिसीजन में और सब चीजों में आपके क्लैरिटी ना आए तो आप 6 तारीख को कृपया बहुत ज्यादा बाहर निकलने के लिए सारे मित्र मुझे बहुत साफ यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं। तो भले ही मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ उसमें बैठ करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं निकलूं और मैं देखूं जा करके, लेकिन हिंसा का डर लोगों को है और वो बहुत ही ज्यादा गहरा डर है, क्योंकि जो हमने 2020 में जो देखा वो कोई भी चाहता नहीं कि रिपीट हो, लेकिन रिपीट होने का डर सबको ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।